स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और वक्त हो चुका है बुलेटिन का। तो देखते हैं बुलेट की रफ्तार में देश और दुनिया की हर खबर। सड़कों पर लोगों का हुजूम, जबरदस्त नारेबाजी और रास्ते में बिखरे ईंट और पत्थर। बीती रात कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में ऐसा ही हंगामा होता रहा। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब कोरोना संकट के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कानपुर के ग्वाल टोली इलाके में मजलिस हो रही थी। हालांकि पुलिस ने पहले ही इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया था। जब इस गैरकानूनी जमावड़े के आयोजकों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर आई तो पीछे पीछे सैकड़ों लोग पहुंच गए और घेराव कर जाम लगा दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और लाठियां भांजकर इन्हें खदेड़ दिया। पुलिस के आला अधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं और आसपास के 10 थानों से पुलिस फोर्स को इलाके में तैनात कर दिया है। पुलिस फसादियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। कानपुर के नौबस्ता इलाके में सार्वजनिक तौर से बनाए गए गणेश महोत्सव में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। महोत्सव के दौरान यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां देर तक लोग अलग अलग भजनों और गानों की धुन पर कलाकारों के साथ खुद भी थिरकते रहे। कोरोना गाइडलाइन के तहत इस तरह के किसी भी आयोजन और पाबंदी होने के बावजूद यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने ना तो फेस मास्क लगाया था और ना ही उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह की। देर रात तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा। इस आयोजन की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे के पुल के नीचे एक पुलिस कांस्टेबल ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम ये कांस्टेबल शराब के नशे में धुत होकर एक ठेले वाले के पास पहुंचा था और वहीं उसने हंगामा किया। आरोप है कि कांस्टेबल ठेले वाले से हफ्ता वसूलने के लिए वहां गया था, लेकिन ठेले वाले के पैसा देने से इनकार कर देने पर उसने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो अपनी सरकारी राइफल को लोड कर ठेले वाले को उड़ा देने की धमकी भी देता रहा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामले को शांत किया। आरोपी कांस्टेबल डॉकी थाना में तैनात है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले में आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात कह रही है। यूपी पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस लड़की का नाम है सना उर्फ हीर खान। इसके दिलो दिमाग में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो जहर भरा है, उसने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हीर खान ने अपने वीडियो में देवी देवताओं पर टिप्पणी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया में इसकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर इसकी तलाशी शुरू की तो पता चला ये अपने किसी रिश्तेदार के घर छिपी बैठी है, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसके दिमाग में इतना जहर कैसे आया? क्या इसके पीछे किसी और का दिमाग है? क्या ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। न कमरा जान पाता है, न अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का दिल अटका है ये भौजाई समझती है। क्योंकि ये किसी मुशायरे का मंच नहीं है, बाकायदा सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ जब स्थानीय विधायक ने स्थानीय महिला सांसद को भौजाई कहकर ये शेर पढ़ा तो सांसद ने तुरंत हस्तक्षेप किया और विधायक को दुरुस्त कर दिया। मैं आपकी भौजाई नहीं हूँ, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। राजनीतिक कार्यक्रम में शेर पढ़ रहे ये महाशय यूपी में सीतापुर जिले की मोहाली सीट से विधायक शशांक त्रिवेदी हैं। उनके साथ इस मौके पर मंच साझा कर रही धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा। इस कार्यक्रम में राजनीतिक बातों के बीच विधायक जी ने सांसद को भौजाई बताकर ये शेर कहा। वो देखते ही देखते वायरल हो गया। सार्वजनिक रूप से हल्के फुल्के अंदाज में कही गई बात कैसे तूल पकड़ लेती है, ये वाकया इसी की बानगी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जुबान फिसलने से बचना चाहिए, क्योंकि बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। केरल में सचिवालय के उत्तरी ब्लॉक में मंगलवार की शाम आग लगने से हड़कंप मच गया। आग यहाँ के प्रोटोकॉल विभाग में लगी थी। हालांकि आग पर थोड़ी ही देर बाद काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी ने सरकार पर साजिशन आग लगाने का आरोप लगाया और जमकर प्रदर्शन किया।
विपक्ष का आरोप है कि आग के जरिए सरकार ने गोल्ड स्मगलिंग केस के सबूत को खत्म करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ पहले तो धरना दिया, फिर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और सचिवालय में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, बाद में उनको तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने आग लगने की इस घटना के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वहीं सरकार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से प्रोटोकॉल विभाग में यह हादसा हुआ था, जिसके पीछे कोई साजिश नहीं है। लगातार हो रही बारिश ने गुजरात के सूरत को पूरी तरह से बदसूरत बना दिया। जबरदस्त बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है और पूरे शहर में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। साफ सफाई के लिए मशहूर सूरत शहर की ज्यादातर सड़कें और गलियां गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ और सीवर का पानी घरों तक पहुंच गया है और कई घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सूरत नगर पालिका की ओर से शहर से पानी निकालने के लिए कई पंप लगाए गए हैं, लेकिन पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लगातार पंपिंग होने के बावजूद लोगों को गंदे पानी से राहत नहीं मिल सकी है और लोग गंदे पानी के बीच ही रहने के लिए मजबूर हैं। शहर में पानी भर जाने की वजह से यहाँ बीमारियों ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर जिले का घाटल सब डिवीजन भी बाढ़ की वजह से बेहाल है। यहाँ हर ओर बाढ़ के पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाके में खेत खलिहान डूब चुके हैं। सड़कों के डूब जाने की वजह से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से शहरी इलाका भी काफी प्रभावित हुआ है। यहाँ बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है और लोग पानी से होकर ही आने जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर घाटल नगर पालिका इलाके के 13 वार्डों पर पड़ा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि लोगों की परेशानी के बावजूद अभी तक यहाँ लोगों को राहत पहुँचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यहाँ के हालात की जानकारी राज्य सरकार के पास भेज दी गई है और ऊपर से मंजूरी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां डूब गई, सड़कों पर समंदर जैसा नजारा बन गया। हर तरफ पानी ने अपना ठिकाना बना लिया, तो तूफानी हवाओं के चलते सब कुछ तहस नहस हो गया। फ्रैंकिस तूफान के आगे बेबस हो गया ब्रिटेन। ये तस्वीरें हैं ब्रिटेन की। यहाँ आसमान से आफत बरस रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश का ऐसा कहर टूटा है कि सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लंदन में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। घरों और दुकानों के आसपास इतना पानी भर गया कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। ब्रिटेन में ये तबाही फ्रैंकिस तूफान के कारण आई। जैसे ही तूफान ने ब्रिटेन में दस्तक दी, तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। काफी देर तक तूफानी बरसात ने लंदन और वेल्स में तबाही मचाई। नदियों में अचानक बहुत ज्यादा पानी आ गया। साउथ वेल्स इलाके में तो सड़कें पानी में डूब गई, तो कई घरों में पानी घुसने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक फ्रैंकिस तूफान का खतरा अब भी ब्रिटेन पर बना हुआ है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन की बारिश में ही डूब गई कराची। दिन भर की मूसलाधार बारिश ने कराची को कर दिया बेहाल। जी हां, ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची की हैं, जहां मंगलवार को हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी। यहाँ भी नजर जाती है, सड़कें और गलियां पानी में डूबी नजर आती हैं। ज्यादातर सड़कें गंदे नाले के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। आलम यह है कि कई सड़कों पर नाव चलने लगी हैं। शहर की दूसरी सड़कों पर भी लोग पानी में ही अपनी गाड़ियों को ले जाते नजर आ रहे हैं। पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां खराब भी हो गई हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें धक्का देकर सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शहर के कई इलाकों में राहत और बचाव दल को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों के लिए ले जाया जा रहा है। निचले इलाकों को खाली कर देने की चेतावनी भी जारी की जा चुकी है। शहर में पानी भर जाने के कारण लोगों के लिए अपने काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। मानसूनी बारिश की वजह से पिछले एक महीने में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अभी भी यहाँ के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में सिंध और बलूचिस्तान में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी करते हुए बाढ़ जैसे हालात बनने की चेतावनी दी है। जाहिर है कि कराची का हाल अभी और बिगड़ सकता है।
राजधानी दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक दिन पहले ही हथनीकुंड से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। फिलहाल दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 204 मीटर तक पहुंच चुका है। यहाँ खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। इस लिहाज से अब यमुना खतरे के निशान के काफी करीब पहुंचती नजर आ रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए यमुना से सटे इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यमुना नदी पर बने पुराने पुल पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। भारी बारिश ने देश के कई हिस्सों को बेहाल कर रखा है, लेकिन इसी बारिश ने मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना जिले की सीमा पर स्थित बृहस्पति कुंड वाटरफॉल का आकर्षण बढ़ा दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण पन्ना से होकर बहने वाली बाघी नदी का पानी भी उफान पर है। बृहस्पति कुंड में ये नदी करीब 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर सतना जिले में प्रवेश करती है। नदी के उफान पर होने के कारण वाटरफॉल में इन दिनों लगातार 20,000 क्यूसेक पानी नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से झरने का नजारा काफी मनोरम हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि मानसूनी बरसात शुरू होने के बाद यहां सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है और रोजाना करीब 1000 लोग इस झरने को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए एक दर्दनाक हादसे के बाद से आईटीबीपी के 2 जवान लापता हैं। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी की जीप से एक जवान ड्राइवर के साथ सांगला से रामपुर की ओर जा रहा था। नेशनल हाईवे 5 पर निगुलसरी के पास ड्राइवर जीप को कंट्रोल नहीं कर सका और गाड़ी अनियंत्रित होकर करीब 150 फीट नीचे सतलुज नदी में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद जीप को तो नदी के बहाव से निकाल लिया गया, लेकिन जीप पर सवार जवान और ड्राइवर का पता नहीं चल सका। आशंका जताई जा रही है कि दोनों हादसे के बाद नदी के तेज बहाव में बह गए। फिलहाल नदी के बहाव की दिशा में दोनों की खोज की जा रही है। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है। इसके कारण बरसाना में तैयारियां पूरी हो चुकी है। बरसाना के लाडली जी मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। रंग बिरंगी रोशनी से लाडली जी मंदिर जगमगा रहा है। सुबह 4 बजे ही राधा रानी का अभिषेक कर उनके जन्मोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से मंदिर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को इस साल दर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और गिने चुने सेवादारों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस जन्मोत्सव का आयोजन बरसाना और नंदगांव के सेवायत मिलकर करते हैं। जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर ये सेवायत मंदिर परिसर में समाज गायन का आयोजन भी करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से सेवायतों को मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया है। सुशांत सिंह के मनी ट्रांसफर की जांच के दौरान रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिससे इस केस में नया मोड़ आ गया है। ये व्हाट्सएप चैट रिया के मोबाइल से डिलीट हुए थे, लेकिन ईडी ने इन डिलीट किए गए मैसेज को रिट्रीव किया है। पहला चैट 2017 का है, जिसमें रिया ड्रग सप्लायर से कह रही है कि मैंने ज्यादा हार्ड ड्रग्स नहीं लिया है। दूसरा चैट भी 2017 का ही है, जिसमें रिया ड्रग सप्लायर से एक खास तरह का ड्रग्स मांग रही है। तीसरा चैट 25 नवंबर 2019 का है, जिसमें रिया को उनकी पीआर एजेंट जया शाह कह रही है कि मैंने श्रुति से कोऑर्डिनेट करने को कहा है। चौथे चैट में रिया जया को थैंक्स बोलती है, जिसके जवाब में जया कहती है नो प्रॉब्लम, होप इट वर्क। मगर इसके बाद के मैसेज में जो बातें लिखी गई हैं, वो सबसे हैरान करने वाली हैं। दरअसल इनमें रिया की पीआर एजेंट जया शाह रिया को बता रही है कि किसी को ड्रग्स कैसे देनी है। मैसेज में लिखा है कि 4 बूंद चाय में मिला दो और उसे पीने दो, असर होने में 30 से 40 मिनट लगेंगे। इस मैसेज के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि रिया को उनकी पीआर एजेंट किसे चाय में ड्रग्स मिलाकर देने को बोल रही हैं। कहीं दोनों सुशांत के बारे में तो बात नहीं कर रही हैं। सुशांत केस की जांच में जुटी सीबीआई के निशाने पर अब मुंबई पुलिस के अधिकारी भी आ गए हैं। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने बांद्रा थाने के 2 अधिकारियों को बकायदा समन जारी किया। ये वो पुलिस अधिकारी हैं जो सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद सबसे पहले उनके घर पहुंचे थे और सुशांत के कमरे की शुरुआती जांच से लेकर उनकी डेड बॉडी को अस्पताल पहुंचाने की पूरी कार्रवाई की थी। दरअसल आरोप लगते आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने
इस केस की शुरुआती तफ्तीश में काफी ढिलाई बरती और सुशांत की मौत को सुसाइड बताकर केस को कमजोर किया। मुंबई पुलिस पर यह भी आरोप लगे कि राजनीतिक दबाव में आकर इस केस में एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। यहां तक कि 2 महीनों तक न तो इस बाबत रिया से पूछताछ की गई और न ही सुशांत के दूसरे करीबियों से। और जब सुशांत के पिता की एफआईआर पर बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची तो सपोर्ट करने की बजाय उल्टे उनके साथ बदसलूकी की और तो और बिहार पुलिस के एसपी को भी जबरन क्वारंटीन कर दिया, जिससे इस केस की कड़ाई से जांच नहीं हो सकी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में मंगलवार शाम एक 2 मंजिला मकान अचानक ढह गया। बताया जा रहा है कि स्टेशन रोड स्थित नई आबादी क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद मलबे से ज्यादातर लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन देर रात तक एक 10 महीने की बच्ची समेत 3 लोग मलबे में ही फंसे हुए थे। राहत और बचाव के काम के लिए भोपाल से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जबकि हादसे के बाद से ही यहाँ नगर निगम का बचाव दल भी राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। देर रात तक जेसीबी की मदद से मलबे को तेजी से हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्टेशन रोड पर बनी इस 2 मंजिला में शाकिर शेख और उसके 4 भाई अपने परिवार के साथ रहते हैं। हादसे में इनके परिवार के 7 लोगों के जख्मी होने की बात भी बताई जा रही है। गुजरात के जामनगर में एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में आग लगने से हड़कंप मच गया। मंगलवार की शाम हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की आईसीयू यूनिट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और स्टाफ के साथ ही मरीजों के तीमारदारों ने सभी मरीजों को आईसीयू से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लोगों की तत्परता के कारण आग के लपटों के विकराल रूप लेने से पहले ही सभी मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना में आईसीयू वार्ड के सभी उपकरण जल गए, लेकिन स्टाफ और तीमारदारों की तत्परता से सभी मरीजों की जान बच गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आईसीयू में रखे उपकरणों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरी यूनिट को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हादसे के कारण धुएं की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेटर पर रखे गए कई मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे मरीजों को तत्काल दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों की आग मानो सब कुछ जलाने पर आमादा है। आग की लपटों में पेड़ पौधों के साथ साथ घरों के घर स्वाहा होते जा रहे हैं। आग से प्रभावित इलाकों से अब तक लगभग 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते इमरजेंसी लागू कर दी गई है। कैलिफोर्निया में अब तक दावानल ने 10 लाख एकड़ इलाके को राख कर दिया है। पिछले 72 घंटे में कैलिफोर्निया में 12,000 बार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिससे इस इलाके में 650 से ज्यादा आग की घटनाएं हुई है। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए आग को बुझाने में 14,000 दमकल कर्मी, 2400 फायर ब्रिगेड और 95 हेलीकॉप्टर्स लगे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए झीलों से पानी भर भर कर आसमान से आग प्रभावित इलाकों पर गिराया जा रहा है। साथ ही आग को काबू में लाने के लिए केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।